हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने लिमिट स्टेट मेथड के कुछ रूल्स रेगुलेशंस सीखे थे और अब आप लोगों को जितने मैंने लिमिट स्टेट के टाइप्स बताए थे उसमें से लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स यानी फ्लेक्सुरल यानी बेंडिंग के लिए अब आपको एजम्पशंस सीखने हैं। इनमें से कुछ एजम्पशंस आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं, वो एजम्पशंस फिर से यहाँ पर यूज़ होंगे। ये जो एजम्पशंस आप लोग देखने वाले हैं अभी, ये आपके IAS कोड में मेंशन है। पेज नंबर 70 पे जाइए, क्लॉज नंबर 39 पर ये पूरे रूल्स रेगुलेशंस और एजम्पशंस दिए हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर आपको कोई रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन डिज़ाइन करना है, चाहे वो सिंगली हो या डबली हो, अगर उसको आप लिमिट स्टेट मेथड से करना चाहते हैं तो बेंडिंग के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन बेंडिंग के लिए अगर इस बेस पे करना चाहते हैं तो जो अब एजम्पशंस हम बता रहे हैं वो एजम्पशंस आपको मानना पड़ेगा कि ये होता ही है, क्योंकि जो आगे के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उन्हीं को बेस मानकर किया गया है। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि जो सेक्शन होता है, जो प्लेन सेक्शन है, वो सपोज़ ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये जो है अगर ये बेंडिंग के पहले जो है ये प्लेन था तो बेंडिंग के बाद भी ये प्लेन ही होगा। मतलब कि जो पूरा जो क्रॉस सेक्शन है, जो न्यूट्रल एक्सिस है, उस न्यूट्रल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो सेक्शन प्रोपोर्शनल में जो सेक्शन बनेगा वो क्या होगा, हर एक जगह पर स्ट्रेन जो है वो बराबर होगी। मतलब कि जैसे ये सेक्शन है, ये ऐसे है, तो अगर इस जगह पर गए आप, इस पर्टिकुलर जगह पर बात की आपने, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट पड़े हैं उन सभी पॉइंट पर जो स्ट्रेन होगी और जो स्ट्रेस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो वो बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद भी जो सेक्शन है वो प्लेन ही रहेगा। स्ट्रेन सेम होगी, स्ट्रेस भी सेम होगा एक पर्टिकुलर लेवल पे, न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जाने पर। जो कंक्रीट का जो सेक्शन यूज़ किया था, सपोज ये सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, नीचे यहाँ पर AST है, तो ये जो पूरा जो कंक्रीट दिख रहा है पूरा सेक्शन, यहाँ पर भी, तो इस पूरे सेक्शन में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी, मैक्सिमम जो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम फाइबर है, ये एक्सट्रीम फाइबर है, इस जगह पर जो स्ट्रेन होती है वो मैक्सिमम होती है, ये आपको पता ही है। न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होती है। न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाते हैं ये जो स्ट्रेन है बढ़ता जाता है, तो एक्सट्रीम फाइबर पे ये मैक्सिमम स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है। तो अब लिमिट स्टेट मेथड में ये जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, 0.35% होगा। मतलब कि 0.0035 इतना स्ट्रेन होगा मैक्सिमम फाइबर पर। ये एजम्पशन है, ठीक है। तो एक्सट्रीम फाइबर पर जो स्ट्रेन है वो होगा कितना, ये 0.0035 या फिर 0.35%। अब नेक्स्ट एजम्पशन है, सेकेंड एजम्पशन हो चुका। थर्ड एजम्पशन ये है कि देखिए जो आपका एक्चुअली में जो कंक्रीट की क्यूब की जो स्ट्रेंथ आती है, जब हम लोग क्यूब की टेस्टिंग करते हैं, कंक्रीट के क्यूब की टेस्टिंग करते हैं, उस समय जो स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट के क्यूब की, वो एक्चुअल में जब वो कंक्रीट हम लोग स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो जितना स्ट्रेंथ शो होता है वो स्ट्रेंथ नहीं होता है जो कंक्रीट के क्यूब का स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, मतलब कि आपको ये बात तो पहले भी बताई गई है कि मटेरियल में अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। तो जो क्यूब का स्ट्रेंथ आया और वो जो कंक्रीट जो हम लोग बना रहे हैं, उस कंक्रीट का जो हमने क्यूब बनाया और उसकी स्ट्रेंथ मेज़र की, तो वो स्ट्रेंथ हमें
नहीं अचीव होती है जब हम उसी कंक्रीट को स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं तब, और वो जो क्यूब का स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आता है और जो स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट यूज़ होता है उसका स्ट्रेंथ कम आता है। तो ये कितना कम आता है, तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं एक फैक्टर का यूज़ करके 1.5 फैक्टर्स का। मतलब कि जो आपका क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो 1.5 टाइम्स है आपकी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ का, हम ऐसा मानते हैं। तो चूँकि हमें जैसे अगर बोला गया है M20 कंक्रीट है, ठीक है, तो हमें M20 जो दिया जाता है वो 20 क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये अब नहीं अचीव हो पाएगी जब हम इस कंक्रीट को यूज़ करेंगे अपने स्ट्रक्चर में। तो एजम्पशन क्या माना गया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है मतलब FCK है, जब हम लोग इस स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे अपने स्ट्रक्चर में तो ये हमें अचीव ना होकर हमें ये अचीव होगा, इतना स्ट्रेंथ हमें अचीव होगा। मतलब कि 1.5 का फैक्टर लगाने के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को चेंज कर लिया स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ में, ठीक। अब चूँकि हम लोग लिमिट स्टेट पे काम कर रहे हैं तो आपको अगर ध्यान होगा तो हम लोग क्या करते थे, मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम मानते थे और लोड को बढ़ाते थे। तो हम लोग अपने सेफ्टी फैक्टर बढ़ाते हैं, इस तरह हम अपनी सेफ कंडीशन पे जाते हैं, ठीक। तो ये स्ट्रेंथ तो अचीव हो रही है आपके स्ट्रक्चर में, लेकिन फिर भी हम इसमें 1.5 का एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाएंगे, ठीक। जो लिमिट स्टेट मेथड में जो कंक्रीट के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ किया जाता है उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1.5 होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0.67 ऑफ FCK। अब इसमें भी फर्दर हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट यूज़ करेंगे 1.5 का, और अब जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.446 ऑफ FCK। ये स्ट्रेस जनरेट होगा मैक्सिमम स्ट्रेस कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर पर, ये अजम्पशन है और ये सब कुछ आपके कोड में मेंशन है। ये देखिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसमें लिख भी रखी हैं, ठीक। तो अब हर जगह जहाँ पर भी स्ट्रेस यूज़ होगा 0.446 ऑफ FCK यूज़ होगा एक्सट्रीम फाइबर के लिए। जैसा कि WSM में था कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे उनको बियर करने के लिए स्टील की बार्स यूज़ की गई हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है हम लोग उसको निगलेक्ट मानते हैं। हम ये मानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है वो क्रैक्ड हो गया है और वो किसी तरीके का स्ट्रेस या स्ट्रेन कुछ भी नहीं बियर करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है उसको हम लोग निगलेक्ट मानते हैं क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका एजम्पशन है कि जो रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेसेस हैं वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अभी आप देखेंगे। अभी हम स्टील के लिए फिर से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व LSM में कैसा मानते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक। तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जिस तरह हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 यूज़ किया है कंक्रीट के लिए, तो स्टील के लिए आप लोग 1.15 का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करेंगे। मतलब अगर जो आपका स्टील का जो स्ट्रेंथ है आप उसको चेंज करना चाहते हैं LSM में डिज़ाइन स्ट्रेंथ के फॉर्म में डिज़ाइन पर्पस के लिए, तो आपको उस स्ट्रेंथ को डिवाइड करना होगा 1.15 से। अब ये चीज़ पहले भी डिस्कस हुई थी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हमने कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 क्यों लिया।
तो कंक्रीट के मैन्युफैक्चर में ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए एरर्स होने का चांसेस ज़्यादा होता है स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन में। अगर मैनुअल स्किल जो है वो अलग है तो मतलब अगर जो पर्सन अच्छा है वो अच्छा कंक्रीट बनाएगा, वो सभी चीज़ों का ध्यान रखेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन में स्किल की कमी है तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी उस कंक्रीट की जो उसने बनाया है। और लेकिन स्टील के केस में ऐसा नहीं होता है। स्टील के केस में पूरा इतना हाई टेम्परेचर पे काम होता है तो मैनुअल कम इन्वॉल्व होते हैं और कास्टिंग करते चले जाते हैं, सीधे स्टील की रॉड बनती हैं मशीन का यूज़ करके। तो उसमें भी स्ट्रेंथ का वेरिएशन होता है, ऐसा नहीं हम कह रहे कि नहीं होता है, लेकिन कंक्रीट के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा रखा जाता है स्टील के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट एजम्पशन जो है वो ये है कि जो टेंशन रेनफोर्समेंट दिया गया है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, तो देखिए मैं एक बार फिर से बताऊं कि टेंशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हर बार टेंशन रेनफोर्समेंट दिया जाए। हम लोग जितनी चीज़ें बताते हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम को बेस मानकर बताते हैं। अगर बात आती है कैंटिलीवर की तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता है, ठीक। तो चूँकि हम लोग सिंपली सपोर्टेड को बेस मान रहे हैं, इसलिए ये होगा कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंसाइल का पोर्शन है, जो टेंशन का पोर्शन है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आने वाले हैं, तो वो पूरा टेंसाइल स्ट्रेसेस टेंसाइल रेनफोर्समेंट के थ्रू बियर किया जाता है। और उस टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है उसमें जो स्ट्रेन आएगा वो स्ट्रेन इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अब ये वैसे है क्या, देख लीजिए। ये जो है ये यील्ड स्ट्रेस है स्टील का, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है स्टील की, और इसमें सेफ्टी फैक्टर यूज़ किया गया है 1.15 का। तो ये एक्चुअल में जो स्ट्रेस बियर किया जा रहा है, जो अभी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है स्टील में, वो आ गया। अब स्ट्रेस को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील यानी ES से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चूँकि हम लोगों ने क्या किया है, अभी जब आप लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग पूरा बेस जो है वो कहाँ पर ले रहे हैं, 0.2% के प्रूफ स्ट्रेस लिए जा रहे हैं। इसलिए जो स्ट्रेन है ये 0.002 इतना स्ट्रेन जो है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया जाता है। तो यानी जब हम लोग स्ट्रेन कर्व बनाएंगे तो जो स्ट्रेन जो सपोज ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर स्टील है, तो जब यहाँ पर इस जगह पर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ Fy डिवाइड बाई 1.15 ES प्लस 0.02 से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए स्ट्रेन। तो इतने एजम्पशंस थे आपके LSM में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सुरल के लिए, और ये सभी ऑलरेडी IS कोड में पेज नंबर 70 पर और क्लॉज नंबर 39 पर मेंशन है। अब आप लोग कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे। तो कंक्रीट के लिए देखते हैं, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप देख रहे हैं ये आपका IS कोड में पेज नंबर 69 पे बना हुआ है, फिगर नंबर 21 हेडिंग के साथ। तो ये जो कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है LSM के लिए, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। ये ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये, वैसे तो इसमें ऐसा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। इसमें देखिए x डायरेक्शन में स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया गया है, y डायरेक्शन में स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया गया है। स्ट्रेन में देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट, ये दो जो स्ट्रेन है वो इम्पॉर्टेंट हैं। 0.2%
और 0.35%, यानी कि 0.002 और 0.0035 ये स्ट्रेन जो हैं वो आपकी मेन फोकस पे होती हैं। क्योंकि आपको पता है, आपको जो एजम्पशन नंबर सेकेंड अभी मैंने बताया उसमें मैंने यही बोला कि मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग, यानी कि 0.0035 से ज़्यादा स्ट्रेन कंक्रीट में नहीं आ सकता है, ये हम मानते हैं। मतलब कि जैसे ही स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 से ज़्यादा हुई, हम कंप्रेशन साइड में जो कंक्रीट है उसको भी क्रैक्ड मान लेंगे और हमारा जो सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इससे ज़्यादा तो एनालिसिस हमें करना ही नहीं है। अब बात आती है कि ये जो 0.02 है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, अब आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो कंक्रीट, इससे पहले क्या किया गया था WSM में कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी एक स्ट्रेट लाइन माना गया था, उसके एजम्पशंस में ही ऐसा था। लेकिन एक्चुअल में जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो लीनियर नहीं होता है। वो कैसा होता है देखिए पहले आप, ये कैसा है, ये देखिए, ये क्या है, 0.02 मतलब कि 0.2% तक पैराबोलिक है। ये देखिए पैराबोलिक है, और इस 0.02 के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, लगभग स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कर्व जो अभी बनाया है ये क्या है, ये क्यूब स्ट्रेंथ के लिए है, कंक्रीट का क्यूब स्ट्रेंथ के लिए है, और इसका जो स्ट्रेंथ आएगा ना वो FCK आएगा, FCK है। ठीक है, तो अभी भी जो कर्व का जो कर्व है कि ज़ीरो स्ट्रेंथ से लेकर 0.02 तक पैराबोलिक होगा, और फिर 0.002 से 0.0035 तक एक स्ट्रेट लाइन होगा, और 0.0035 के बाद हम एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो फेल्ड माना जाएगा। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाया ये कैसा है, ये आपका क्यूब स्ट्रेंथ के लिए है। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि क्यूब स्ट्रेंथ और उसी कंक्रीट का क्यूब स्ट्रेंथ और उसी कंक्रीट को स्ट्रक्चर में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो वो दोनों स्ट्रेंथ अलग अलग होती हैं। क्यूब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और उस कंक्रीट को जब हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर में तो हम लोग ऐसा एजम्पशन मानते हैं कुछ कम होता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कितना कम होता है। तो एजम्पशन ये माना गया कि अगर FCK रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब स्ट्रेंथ में, तो जब हम लोग उसको कंक्रीट में, उस कंक्रीट को स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी FCK डिवाइड बाई 1.5, यानी कि 0.67 ऑफ FCK। और जब इसका कर्व हम बनाते हैं तो देखिए हमें ऐसा कर्व ये मिलता है। अब ये जो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में कंक्रीट की मिल रही है, ठीक है, ये एक्चुअल है, लेकिन चूँकि हम लोग LSM पे काम कर रहे हैं और हम लोग जब हम इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालेंगे तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी मानते हैं हम लोग, जो एक्चुअल में स्ट्रेंथ आ रही है उसको भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.5, तो इसने डिवाइड किया हमने, तो वैल्यू हमें कितनी मिली, 0.446 ऑफ FCK। और ये जो तीसरा कर्व है ये डिज़ाइन कर्व है और ये हमारे काम का है अब LSM में। इससे पहले के दो कर्व क्या थे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस डिज़ाइन कर्व को ज़रा आराम से देखिए कि वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है। जब वैल्यू बढ़ी 0 से लेकर 0.002 तक तो ये पैराबोलिकली मूव किया, और इसके बाद 0.002 से 0.0035 तक ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया है। ये कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और यही कर्व
यूज़ होगा। ठीक है, आपका जब हम लोग, जैसे पहले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो एक ट्रायंगल बनाते थे, तो अब वहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा, पैराबोलिक एंड देन स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, नेक्स्ट अब आपको देखना है कि स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा यूज़ किया जाएगा। तो देखिए, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग सा होता है, और HYSD बार्स के लिए, मतलब कि Fe415 और Fe500 के लिए वैल्यू अलग तरीके से यूज़ की जाती, मतलब अलग तरीके से कर्व बनता है। आप लोगों को माइल्ड स्टील के लिए ये कर्व यूज़ करना है। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि माइल्ड स्टील का जब मैंने कर्व आपको बताया था स्टील का, तो कुछ ऐसा बताया था, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, कुछ ऐसा बताया था, जिसमें से ये क्या था, ये आपका क्या था, ये Fy बताया था मैंने। ठीक है, ये यील्ड स्ट्रेंथ बता दी थी। ठीक, तो अब यहाँ पर जो कर्व यूज़ किया जाएगा वो कैसा है, y डायरेक्शन में स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, x डायरेक्शन में स्ट्रेन रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये कर्व यहाँ से यहाँ तक Fy तक गया, ये कर्व अभी भी वैसा ही है, ध्यान करिए, ऐसा जाता था ना, ऐसा जाता था, ऐसा जाता था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही कर्व यूज़ किया गया, बाकी ये पूरा इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, तो ये माना गया कि जो वैल्यू है स्ट्रेस की वो 0 से लेकर Fy तक एक स्ट्रेट लाइन शो करेगी, और इसके बाद Fy के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आप कितना भी स्ट्रेन बढ़ाते जाइए लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, वो Fy से ज़्यादा स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता है हमारा स्ट्रक्चर स्टील के मामले में। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसकी आई वो Fy आई। अब ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, चूँकि हम लोग LSM पे काम कर रहे हैं, तो इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील अप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, 1.15 का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई किया, और हमने स्टील की स्ट्रेंथ को रिड्यूस्ड कर दिया, और कितना रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर कितना बचा, 0.87 ऑफ Fy बचा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो काम किए, हमने कंक्रीट का भी स्ट्रेंथ कम माना और हमने स्टील का भी स्ट्रेंथ कम माना, यानी हम सेफर साइड में चले गए। माइल्ड स्टील के लिए जो यूज़ किया जाएगा, आपका डिज़ाइन स्ट्रेस जो यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, 0.87 ऑफ Fy। अब चूँकि माइल्ड स्टील यानी Fe250, तो Fy की वैल्यू क्या हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी 250, तो यानी 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 250, यानी वैल्यू आ जाएगी क्या, 217.5 न्यूटन पर mm², और ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है। ठीक, ये चूँकि माइल्ड स्टील के लिए था, तो अब आपको HYSD बार्स के लिए यानी Fe500 और Fe415 के लिए आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखना होगा। तो देखिए, अभी भी क्या है कि y डायरेक्शन में स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया जाएगा और x डायरेक्शन में स्ट्रेन रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन चूँकि देखिए, हमें माइल्ड स्टील में तो यील्ड स्ट्रेस एकदम क्लियरली विजिबल होता है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 0 से लेकर Fy तक स्ट्रेस बढ़ा और उसके बाद कांस्टेंट हो गया। लेकिन माइल्ड स्टील तक तो ठीक था, लेकिन HYSD बार्स में कोई ऐसा पीक पॉइंट हमें नहीं मिलता है कर्व में। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, 0.2% ऑफ स्ट्रेन यानी कि 0.002 का जो स्ट्रेन होता है उसको हम लोग, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसे हम लोग Fy मान लेते हैं। ठीक, तो अगर Fe415 यूज़ है तो मतलब कि इसका जो Fy है वो 415 है और वो है क्या, 0.2% के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है। ठीक, इसी तरह Fe500 के लिए भी 500 न्यूटन पर mm² जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाती है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखें तो देखिए, अगर
Fe415 के लिए देखें तो एक स्ट्रेट लाइन और फिर इसके बाद ये क्या हो जाता है, ये 0.02 तक लगभग एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसके बाद ये कर्व हो जाता है और ये Fe415। लेकिन चूँकि हम लोग LSM पे काम कर रहे हैं इसलिए हमें Fy से नहीं, हमें Fy डिवाइड बाई 1.15 से मतलब है। तो उसका कर्व जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा और सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगा, Fy की वैल्यू 415 रखा 361 आ जाएगा। इसी तरह Fe415 के लिए, Fe500 के लिए देखेंगे तो 0 से लेकर वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट करेगी 0.002 तक स्ट्रेन तक। जो स्ट्रेस है वो 500 होगा, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा और जब हम इसे LSM के लिए यूज़ करेंगे 1.15 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 435। तो ये 3 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, या सिंपली आपको एक ये बात याद रखनी है कि जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, Fy डिवाइड बाई 1.15 यानी 0.87 ऑफ Fy होती है। और Fy की जगह Fe250 की जगह Fy इक्वल टू 250 रख दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 217.5। 415 रख दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 361। 500 वैल्यू रख दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 435 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं अलग अलग स्टील के लिए। तो आपने क्या सीखा, आपने कंक्रीट के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेन होती है वो होती है 0.0035 ये सीखा, और 0.002 के बाद जो स्ट्रेस होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं ये सीखा। 0.0035 के बाद कंक्रीट को हम मतलब अपने स्ट्रक्चर को हम लोग फेल मानते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना, डिज़ाइन स्ट्रेस जो हम लोग लेंगे वो कितना लेंगे, 0.446 ऑफ FC के लेंगे, ये सीखा आपने। और स्टील के केस के लिए जो स्ट्रेस आएगा, जो डिज़ाइन स्ट्रेस लिया जाएगा वो कितना होगा, 0.87 ऑफ Fy। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फर्दर ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस सीखेंगे। उसमें आप उसका स्ट्रेन डायग्राम सीखेंगे, स्ट्रेस डायग्राम सीखेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस, ये सब कुछ सीखेंगे आप लोग। तो जितनी चीज़ें अभी बताई हैं ये बेसिक्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।